तो अभी तक जो बातें हो गई थी हम लोगों की, यहाँ लर्न मैथ क्लियरली चैनल पे मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को इस समय कवर कर रहा हूँ अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक्स की बातें कर ली थी। जैसे मैं आपको अगेन एंड अगेन रिपीट करता हूँ कि मेरे चैनल पे हर एक टॉपिक का, हर एक कॉन्सेप्ट का क्लैरिफिकेशन मस्ट है। आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? कहीं कोई हिडन फैक्ट मिस ना हो जाए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब मैंने अलजेब्रा स्टार्ट करा था तो सबसे पहले फर्स्ट जो सीरीज आई थी वो बेसिक्स की थी। उसमें वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, सेट क्या होता है, ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं वहाँ पे। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लिंक। और इसके बाद ऑटोमॉर्फिज्म सेकंड सीरीज आई। उसमें ऑटोमॉर्फिज्म में हमने देखा कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, एग्जांपल्स उसके देखे, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म, क्लाइन बी फोर ग्रुप, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी। कुछ रिजल्ट्स भी देखे, थ्योरम्स प्रूफ करा और एग्जांपल्स डिस्कस करे वहाँ पे। इसके बाद जो अपनी सीरीज इस समय चल रही है वो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की है। इसमें कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं और जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स की हम बात करें तो उसमें हमने कॉन्जुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन देख ली थी, सेंटर क्या होता है, नॉर्मलाइजर क्या, छोटी छोटी डेफिनेशन भी देखी थी कि सेंटर किसी एलिमेंट के रिगार्डिंग क्या है, नॉर्मलाइजर क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या है, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या है। तो उसी सीक्वेंस में हम मूव करते हैं और आज का लेक्चर अपना, इसमें कुछ रिजल्ट्स फिर से हम देखेंगे और उनको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो स्क्रीन पे आपको रिजल्ट दिख रहा है, ये थ्योरम 1 जो रिजल्ट आपको दिख रहा है कि इसको मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में कंपाइल करूँ, कन्वर्ट करूँ, तो ये वहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि अगर कोई भी एलिमेंट, आपको ये पता था कि ग्रुप, अगर जी कोई भी ग्रुप है आपका, मैं अगेन एंड अगेन हर वीडियो में रिपीट करता हूँ कि ऑथर्स यही लिखते हैं कि जी इज अ ग्रुप, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि ग्रुप में नॉन एम्प्टी सेट और अलॉन्ग विद द बाइनरी ऑपरेशन होता है जो कि मेरी 4 प्रॉपर्टीज फुलफिल करे: क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लेकिन क्या होता है कि ऑथर्स और हम लोग भी हायर लेवल पे बार बार बोलते हैं जी बी अ ग्रुप, तो आप बाइनरी ऑपरेशन के रिगार्डिंग कंफ्यूज ना होइए। अगर प्रोवाइडेड नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन होता, हमेशा मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप की बात करी जा रही है, इसका मतलब, ठीक है? और एक चीज़ और, जिस पीडीएफ से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अगर वो आपको चाहिए तो आप मुझे बोलेंगे कमेंट में, तो वीडियो एडिट करके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको बाद में, ठीक है? तो जस्ट प्रीवियस की मैं बात कर रहा था, वहाँ पे हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि जी अगर आपका कोई ग्रुप है तो वहाँ पे आप सेंटर ऑफ ग्रुप भी लिख सकते हो, जेड ऑफ जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रुप में वो सारे एलिमेंट आएंगे, हमने डिफाइन करा था कि सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन से आपको पता है वो सारे एलिमेंट यहाँ पे आएंगे। सेंटर ऑफ ग्रुप में वो सारे एलिमेंट ग्रुप के आएंगे जो बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स से ग्रुप के साथ कम्यूट कर सके। यानी कि अगर मैं लिखूं इसको ऐसे फॉर्मेट में, स्मॉल जेड मतलब वो सारे एलिमेंट सेंटर में आएंगे सच दैट जेड एक्स इक्वल टू एक्स जेड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। यानी कि सेंटर में वो सारे एलिमेंट ग्रुप के आएंगे जो बचे हुए सारे ग्रुप के, जो सारे बचे हुए सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर सकें, ठीक है? कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी होल्ड करें। तो सेंटर की डेफिनेशन से इतनी बातें आपको पता थी। और जो ये थ्योरम का रिजल्ट है, हम लोगों ने रिजल्ट क्लियर करा था, प्रूफ नहीं करा था प्रीवियस वीडियो में। तो रिजल्ट ये था कि आपके पास जी कोई ग्रुप है, आप उसके करस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ ग्रुप लिख सकते हो। सेंटर ऑफ ग्रुप में कैसे एलिमेंट्स होंगे बता दिया। अभी एक ब्यूटीफुल रिजल्ट जो था, जो हमने रिजल्ट क्लियर करा था कि अगर आप किसी भी एलिमेंट, नॉर्मलाइजर भी आपको बता दिया था, नॉर्मलाइजर भी आपको बता दिया था कि किसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइजर कैसे लिखते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर, जो आप प्रेजेंट लेक्चर देख रहे हो, उसके करस्पॉन्डिंग कहीं भी प्रॉब्लम आती तो आप सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके बेसिक्स और नॉलेज कैप्सूल 2 आ चुके हैं, उनको देखिए, क्योंकि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो मैंने वहाँ पे प्रोवाइड करी हैं। नॉर्मलाइजर ऑफ ए, वैसे एक बार यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ कि किसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइजर लिखते हैं और नॉर्मलाइजर में आपके वो सारे सेट्स आते हैं, ऑल दोज एक्स सच दैट कि ये एलिमेंट्स आपके कम्यूट करें किससे, सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट से जिसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइजर लिख रहे हो। नॉर्मलाइजर ऑफ ए की बात हो रही है तो ये नॉर्मलाइजर ऑफ ए उन सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करेगा जो इस एलिमेंट ए के साथ कम्यूट कर सकेंगे। अभी जस्ट मैंने सेंटर का डेफिनेशन बताई थी, उससे मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि सेंटर ग्रुप का लिखा जाता है और उसमें वो एलिमेंट्स आते हैं जो बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें। वन बाय वन आप देख लीजिएगा, दोनों आपको नॉलेज कैप्सूल्स में मिल जाएंगे। तो रिजल्ट ये था आपका कि आपके पास जी कोई ग्रुप है तो जेड ऑफ जी सेंटर ग्रुप का आप लिख सकते हो और उसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे आपको पता है। तो रिजल्ट आपका ये कहता है कि आप अगर किसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, बाय द वे आपको नहीं पता एलिमेंट ग्रुप का वो कैसा है, सेंटर का है या नहीं है, कहाँ का है, आप किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइजर लिख रहे हो और लिखते लिखते आप यहाँ पहुँच गए कि नॉर्मलाइजर उस एलिमेंट का पूरा ग्रुप आ गया। जो ग्रुप में नॉन एम्प्टी सेट जी आपका था, वही एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट आपने उठाया था और उसका नॉर्मलाइजर लिख रहे थे और आपको पूरा का पूरा ग्रुप जी मिल गया।
तो ये बात फिक्स है कि ये जो एलिमेंट आपका था, बाय द वे, आप जिसको फॉर्चुनेटली जिस एलिमेंट को आपने पिक करा था वो कहीं और का नहीं है, वो कहाँ का है, वो सेंटर का है। इफ़ एंड ओनली इफ दोनों तरफ से एप्लीकेबल है ये रिजल्ट। यानी कि अगर आप सेंटर से कोई एलिमेंट चूज करते हो और उसका नॉर्मलाइजर लिखोगे तो पूरा का पूरा ग्रुप आ जाएगा। और अगर कन्वर्सली कहें कि आप किसी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर लिख रहे हो और ग्रुप आ जा रहा है तो वो एलिमेंट आपका सेंटर से होगा। तो इस रिजल्ट को हमने इतना रिजल्ट देख लिया था, थ्योरम का रिजल्ट यही स्टेटमेंट है। अभी प्रूफ इसको करते हैं कि अगर नॉर्मलाइजर आप सेंटर के एलिमेंट्स का लिख रहे हो तो ग्रुप पे आ जाओगे, पूरा का पूरा ग्रुप मिल जाएगा। और अगर पूरा का पूरा ग्रुप मिल रहा है किसी एलिमेंट के नॉर्मलाइजर आप लिख रहे हैं तो पक्का वो एलिमेंट आपका सेंटर का है। तो ज़रा देखते हैं। फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे स्टेटमेंट में, हम लोग मान के चल रहे हैं कि एलिमेंट आपका ए कोई जो है वो सेंटर का है, सेंटर का एलिमेंट लेके चल रहे हैं और ऑब्जेक्टिव हमारा ये होगा कि हम दिखा दें नॉर्मलाइजर ऑफ ए पूरा का पूरा ग्रुप आ रहा है। फिर कन्वर्स पार्ट में हम दूसरा प्रूफ करेंगे। तो लेट ए बिलोंग्स टू जेड, सेंटर का कोई एलिमेंट लिया और सेंटर में कौन से एलिमेंट एडमिट होते हैं, सेंटर में वो एलिमेंट ग्रुप के आते हैं जो ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें। ठीक है, बाकियों के साथ कम्यूट करें। तो ए अगर सेंटर का एलिमेंट है तो ये फॉर एवरी एक्स ऑफ ग्रुप, फॉर एवरी एक्स इन जी के साथ ए एक्स इक्व टू एक्स से आप लिख सकते हो। किसकी डेफिनीशन से, सेंटर की डेफिनीशन से। अभी पता चला ना, जो डेफिनीशन छोटी छोटी बताई थी वो क्यों बताई थी, इसीलिए ताकि आपको यहाँ पे पेन ना हो। तो इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। ए आपका कोई जनरल एलिमेंट आपने लिया सेंटर से और सेंटर की डेफिनीशन से वो कम्यूट कर रहा बाकियों की, बाकी एलिमेंट्स के साथ। अभी जरा देखिए, हमें इन्वेस्टिगेट तो इसके लिए करना है कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए आपका जी आ जाए, यही सर्च कर रहे हैं हम। तो जरा नॉर्मलाइजर ऑफ ए लिख ही लेते हैं। नॉर्मलाइजर ऑफ ए में कौन से एलिमेंट आएंगे डेफिनीशन से नॉर्मलाइजर की, वो एलिमेंट आएंगे ग्रुप के जो ए के साथ कम्यूट करें, जो ए के साथ कम्यूट करें। और ए को मत भूलिएगा, ए आपने सेंटर से ले रखा है। ठीक है, तो ज़रा आगे मूव करते हैं। फ्रॉम वन वी हैव क्या है, एक से आपके पास क्या इक्वेशन 1 से कि ए आपका सेंटर को बिलोंग कर रहा था। और ये मैथमेटिक्स में सिंबल्स में थोड़ा आपको बता दूं, ये होता है इम्प्लाइज दैट, यानी कि एक स्टेटमेंट दूसरे को इम्प्लाई कर रहा है। और जब ऐसे इम्प्लाइज दैट में दोनों तरफ ऐसे एरो लगा देते हैं तो ये होता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, या आप कह सकते हो इफ़ एंड ओनली इफ। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को इम्प्लाई कर रहे होते हैं यहाँ पे। ये आगे वाला स्टेटमेंट, इसको जैसे स्टेटमेंट ए आगे लिख लीजिए, इसको बी, तो ए बी को इम्प्लाई कर रहा होता है और बी ए को इम्प्लाई कर रहा होता है। रीड इसको करते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि आपने जेड कोई एलिमेंट, अगर जेड से कोई एलिमेंट आपने सेंटर से सेलेक्ट करा है तो इफ़ एंड ओनली इफ की वो सबके साथ कम्यूट करेगा। ये सेंटर की डेफिनीशन है। अभी ज़रा देखिए, ए एक्स इक्व टू एक्स से आ गया, मतलब आपका जो ए है सेंटर का एलिमेंट है, ये ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा है। ये इस चीज़ को भी तो इम्प्लाई आपका कर रहा है कि एक्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए में आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स वो एलिमेंट्स हैं जो ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं, तो नॉर्मलाइजर की डेफिनीशन से वो नॉर्मलाइजर में भी आ जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आपको फिर आगे कहाँ ले जा रहा है, ये मैथमेटिकल क्लेवरनेस होती है स्टेप्स को प्रोसीड करना। तो ये आपको कहाँ पे पहुँचा रहा है, एक्स आपका एन ए में अभी आ गया, यानी कि जो एलिमेंट्स आपने ए सेंटर से लिया था और ए सेंटर में है, इसका मतलब ये ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। और वो सारे एलिमेंट्स जो ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स एन ए में आएंगे, यानी कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए में आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली आप कहा क्या रहे हो, आप कहा ये रहे हो कि जो एन ए में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब के सब एलिमेंट ग्रुप के आके एडमिट हो जा रहे हैं एन ए में, यानी कि एन ए पूरा का पूरा ग्रुप बन जा रहा है। चूँकि जी फाइनाइट है तो ये चीज़ भी आप कह सकते हो कि देखिए, यहाँ तक तो आप पहुँच ही गए कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए आपका जो है पूरा का पूरा ग्रुप आ गया, पूरा का पूरा ग्रुप आ गया। एक बार और रिपीट करता हूँ, देखिए आप यहाँ तक पहुँच गए थे, ए आपने सेंटर से कोई एलिमेंट लिया, सेंटर के एलिमेंट की प्रॉपर्टी या डेफिनीशन है कि वो ग्रुप के साथ बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेगा। ये एक्स सिंगल एलिमेंट नहीं है, ये ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए एक्स इक्व टू एक्स, यानी कि ग्रुप के सारे एलिमेंट ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अभी ए के साथ सारे एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं तो वो सारे एलिमेंट ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं तो ए के नॉर्मलाइजर में भी तो आएंगे। नॉर्मलाइजर की डेफिनीशन जरा देखने का एंगल बदलिए आप, ए एक्स इक्व टू एक्स से आ गया, जहाँ पे एक्स आपका ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स आपका नॉर्मलाइजर ऑफ ए में भी आएगा, एक्स आपका नॉर्मलाइजर ऑफ ए में आ गया। और ये एक्स सिंगल एलिमेंट तो है नहीं, ये ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट में आपके नॉर्मलाइजर ऑफ ए में, जबकि ए आपका सेंटर का है, एक दो एलिमेंट नहीं आ रहे हैं बल्कि पूरा का पूरा ग्रुप ही आ जा रहा है। तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए आपका जो है वो ग्रुप के इक्वल आ गया। तो फर्स्ट ये आपने जो
फर्स्ट पार्ट था वो प्रूफ कर लिया कि अगर आप कोई भी एलिमेंट सेंटर से सेलेक्ट करते हो और उसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइजर लिखने की कोशिश करते हो तो पूरा का पूरा ग्रुप आ जाएगा आपका। अभी अगर आपका ग्रुप फाइनाइट है, देखिए नॉर्मलाइजर ऑफ ए आपका जी के इक्वल आ गया, तो अगर ग्रुप फाइनाइट है दोनों तरफ ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। मैं एक बार फिर से आपसे बोलूँ, आप फाइनाइट के लिए ही इसलिए लेते हो क्योंकि अगर इनफाइनाइट हो जाए ग्रुप का तो इधर इनफाइनाइट आरएचएस में आ जाएगा, और एन के लिए भी आप सिक्योर रहिए, इधर भी इनफाइनाइट आएगा। बट ये मैथमेटिकल एम्बिग्यूटी है कि इनफाइनाइट आप नहीं जानते इनफाइनाइट के बारे में कि ये इनफाइनाइट लार्जर है कि ये लार्जर है, दोनों की आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जानते, तो इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ये जो आपका रिजल्ट है इसीलिए केवल फाइनाइट ग्रुप्स के लिए अप्लीकेबल है। ये एन ए इक्वल टू जी तो हर किसी के लिए अप्लीकेबल है कि अगर आप कोई फाइनाइट ग्रुप हो या इनफाइनाइट हो, अगर उसके सेंटर का कोई एलिमेंट आपने सेलेक्ट करा और नॉर्मलाइजर लिखने की कोशिश करी तो पूरा का पूरा ग्रुप आ जाएगा। लेकिन अभी ग्रुप फाइनाइट है अगर, तो एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि नॉर्मलाइजर में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट ग्रुप में होंगे। ये चीज़ प्रूफ हो गई। अब जरा इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्स पार्ट करते हैं कि अगर आपका नॉर्मलाइजर ग्रुप के बराबर आ जाए, अगर किसी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर बाय द वे ग्रुप आ जाए तो वो एलिमेंट सेंटर से होगा। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रूफ, मैंने यहाँ पे ओवर कर दिया, एक ही पार्ट में प्रूफ ओवर कर दिया। क्यों? क्योंकि कन्वर्स पार्ट को साथ साथ लेके मूव कर रहे थे हम। ये जो सिंबल था अगेन इसको मैं बताता हूँ, ये होता है इम्प्लाइज दैट, यानी कि एक स्टेटमेंट दूसरे को इम्प्लाई कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है दूसरे की तरफ। और अगर ये एरो दोनों तरफ लग जाए तो ये था इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई, यानी कि ए बी को इम्प्लाई कर रहा है, बी ए को कर रहा है, दोनों पार्ट एक साथ चल रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो ए आपका सेंटर का है, तो अगर ए सेंटर का एलिमेंट है तो वो कम्यूट करेगा बाकी सब लोगों के साथ, और अगर बाकी सब लोगों के साथ कोई एलिमेंट आपका कम्यूट कर रहा है तो वो सेंटर का, सारी चीज़ें 1 to 1 चल रही थी, ठीक है। ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई दोनों तरफ लगे थे, इसलिए कन्वर्स पार्ट भी साथ ही प्रूफ हुआ। रिजल्ट आपका फाइनली जो प्रूफ हुआ, जिसको आप अब आगे फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स में, वो रिजल्ट आपका ये है। अगर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में हो तो एज इट इज़ प्रूफ पूछा जा सकता है, अगर ऑब्जेक्टिव में आप जा रहे हो तो फिर वैसे भी आपको ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिजल्ट आपने यहाँ पे क्या प्रूफ करा? रिजल्ट ये प्रूफ करा कि अगर आप किसी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर लिख रहे हो और वो ग्रुप के इक्वल आ गया तो वो एलिमेंट आपका कहाँ से होगा? वो एलिमेंट आपका डेफिनेटली वो एलिमेंट आपका सेंटर ऑफ ग्रुप से होगा। और कन्वर्स भी इसका ट्रू है, यानी कि अगर आपने सेंटर ऑफ ग्रुप से एलिमेंट कोई सेलेक्ट किया है सेंटर ऑफ ग्रुप से, तो इसके नॉर्मलाइजर को लिखने में आप पेन मत फील करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट आपका ग्रुप ही पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट ध्यान में रखेंगे। आगे इसी के बिहाफ पे हम लोग क्लास इक्वेशन डिफाइन करेंगे, और ये स्क्रीन पे आपको जो नेक्स्ट थ्योरम दिख रही है, जो नेक्स्ट रिजल्ट दिख रहा है, यही क्लास इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। वेल डेडिकेटेड कॉन्सेप्ट है ये फाइनाइट ग्रुप थ्योरी का कि क्लास इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, क्लास इक्वेशन क्या होती है। अभी इस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। जो ये सेकंड रिजल्ट है स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये सेकंड रिजल्ट, इसमें क्लास इक्वेशन, फाइनाइट ग्रुप के क्लास इक्वेशन को डील करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका। यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपके कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। अगर जी आपका कोई फाइनाइट ग्रुप है और जेड बी द सेंटर ऑफ जी, सेंटर के बारे में आपको पहले से बता रखा है कि सेंटर क्या होता है, देन द क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप जी कैन बी रिटन एज, क्लास इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है। क्लास इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट, जैसे आपने फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में जैसे लैग्रांज थ्योरम है, कुछ सेलिब्रेटेड थ्योरम्स हैं, वो माइलस्टोन है, उसी तरीके अगर आप फाइनाइट ग्रुप थ्योरी की स्टडी करते हो तो वहाँ पे क्लास इक्वेशन आपका एक माइलस्टोन है, इसका बहुत ही यूज होने वाला है आगे चल के। तो फाइनाइट ग्रुप के रिगार्डिंग ये क्लास इक्वेशन, अगर इक्वेशन की बात करें तो समथिंग लाइक एलएचएस और आरएचएस टाइप की चीज़ें होंगी, पता है। और अलजेब्रा में आप क्लास इक्वेशन की बात कर रहे हो तो अलजेब्राइक इक्वेशन होंगी। अभी फाइनाइट ग्रुप के रिगार्डिंग जो क्लास इक्वेशन, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने बता रखा है, किसी भी सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन बता रखा है मैंने। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, अगर किसी भी सेट पे डिफाइन है तो वो आपका पार्टीशन कर देता है सेट का, किसमें? इक्विवेलेंस क्लासेज में। ये वर्ड जो क्लास आया है ये उसी इक्विवेलेंस क्लास से वर्ड क्लास आया है, और उसी के करस्पॉन्डिंग क्लास इक्वेशन डिफाइन होती है। जरा देखते हैं कि पूरा स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। वर्ड्स यहाँ पे जो स्टेटमेंट में मैथमेटिकल वर्ड्स हैं वो आपको कोई पेन नहीं होगा उसमें, वो समझ में आ रहा है आपको। तो जरा रिकम्बाइन करते हैं इन वर्ड्स को और स्टेटमेंट को एक बार समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट आपका ये है कि अगर जी कोई ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, प्रोवाइडेड है कि फाइनाइट ग्रुप है, तो उसके पास सेंटर भी होगा अपना, सेंटर ऑफ ग्रुप। तो उसके लिए क्लास इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है? क्लास इक्वेशन में बेसिकली हम बात करते हैं, जो बात करते हैं वो काउंटिंग होती है, फिगर्स की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं।
तो ऑर्डर ऑफ जी जो आपका फाइनाइट ग्रुप है उसका ऑर्डर इक्वल हो जाएगा सेंटर के ऑर्डर की, यानी कि जो सेंटर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको आप काउंट कर लीजिए, प्लस समेशन रन्स ओवर एलिमेंट ए प्रोवाइडेड बाई कि आपका ए जो है ये सेंटर को बिलोंग नहीं कर रहा है, ए आपका सेंटर को बिलोंग नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा अभी इसको क्लियर करेंगे बाद में। सेंटर को ये ए अगर बिलोंग नहीं करे तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए, जहाँ पे ये ए एलिमेंट सेलेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये सेंटर के एलिमेंट नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट ग्रुप था तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो, उस ग्रुप का सेंटर लिखिए और सेंटर में कितने एलिमेंट्स हैं वो फाइंड कर लीजिए, प्लस सेंटर के एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइजर लिखिए, और ये ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए करके प्लस कर करके आप समेशन दिया हुआ है निकाल सकते हैं। कैसे, जरा इसका ज्योमेट्रिक व्यू देखिए, नीचे की 2 लाइनें मैंने रीड नहीं करी, मीनिंग बता दिया आपको। तो देखिए इस स्टेटमेंट का जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्लास इक्वेशन जो फाइनाइट ग्रुप की दिख रही है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अच्छा, एक चीज़ मीनिंग बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्यों यहाँ पे ये ए बोला गया है कि ये सेंटर में ना हो। यहाँ तो जेड के एलिमेंट आ गए, ठीक है, सेंटर के पूरे एलिमेंट, ये सेंटर में इसलिए नहीं हो क्योंकि आपने भी जस्ट प्रीवियस में पढ़ा कि अगर सेंटर का एलिमेंट है, अगर सेंटर का एलिमेंट आपने सेलेक्ट कर रखा है तो नॉर्मलाइजर उसके करस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा क्या आता है, पूरा का पूरा ग्रुप ही आ जाता है। तो अगर सेंटर के एलिमेंट आप सेलेक्ट कर लोगे तो उस टाइम क्या होगा, ये ऑर्डर ऑफ जी ऊपर तो है ही, नीचे भी आपका जी ही आ जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ जी ये 1 कैंसिल होकर आ जाएगा, तो क्लास इक्वेशन फॉर्म नहीं हो पाएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके डिज़ाइन करा गया। जरा क्लास इक्वेशन को समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। ये आपका जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड है, 10 15 कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है फिक्स है। जी है आपका, तो इसमें सेंटर ऑफ ग्रुप भी लिख सकते हैं, ये मान लीजिए आपका जेड ऑफ जी है, सेंटर ऑफ ग्रुप है। तो अभी सेंटर में कुछ एलिमेंट होंगे, ये कुछ एलिमेंट होंगे, मान लीजिए सेंटर में आपके कितने एलिमेंट हैं, सेंटर में 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक, 10 एलिमेंट सेंटर में है, और अगर ग्रुप में टोटल एलिमेंट्स 15 मान लीजिए आपके हैं, ग्रुप में टोटल एलिमेंट्स 15 हैं, सेंटर में आपके 10 हैं, तो रिमेनिंग जो एलिमेंट बचे जो ग्रुप में नहीं है वो बचे 5 आपके, 5 सेंटर से बाहर हैं और 10 सेंटर के अंदर हैं, टोटल 15 हो गए आपके। अभी क्लास इक्वेशन ये कहती है कि आपको ग्रुप का ऑर्डर निकालना है, ग्रुप का ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ जी निकालना है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 15 और 10 को पकड़े रहिएगा कि ग्रुप में आपके एलिमेंट 15 थे और सेंटर में 10 थे, तो सेंटर से बाहर 5 एलिमेंट थे, वो ज्योमेट्रिक व्यू जरा दिमाग में रखिएगा आप अपने। अभी ऑर्डर ऑफ जेड यानी कि सॉरी ऑर्डर ऑफ जी यानी कि ग्रुप में एलिमेंट्स आपने कितने 15 ले रखे थे, ये 15, ठीक है। जरा देखिए 15 इक्वल टू, अभी सेंटर में कितने एलिमेंट थे, सेंटर में 10 एलिमेंट थे, सेंटर में 10 एलिमेंट थे, प्लस आपको समेशन करना है अभी ए नॉट बिलोंग्स टू जेड, जेड से बाहर जो एलिमेंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग अब आगे की बातें हो रही हैं, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए, जहाँ पे ए आपके बाहर के एलिमेंट हैं, एन ए आपके कहाँ के एलिमेंट है, सेंटर के बाहर, तो सेंटर के बाहर ऐसे 5 एलिमेंट थे, ठीक है, ऐसे 5 एलिमेंट थे सेंटर के बाहर। तो अभी उन एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग आप ये चीज़ें निकालोगे तो ये क्या क्लास इक्वेशन बन के आएगी, ऐसे बन के आई, देखिए 15 इक्वस टू 10 तो आपके सेंटर में थी, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे करके आएगी ये 5, और टोटली 15 इक्वस टू 15 फाइनली आपका आ गया। ये क्लास इक्वेशन जो होती है एक तरीके जैसे मेडिकल में टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं डिजीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए, वैसे फाइनाइट ग्रुप्स जब आप हायर लेवल पे स्टडी करोगे तो वहाँ पे क्लास इक्वेशन देख के ग्रुप के बारे में बहुत सारे डाटा आपको इंटरप्रेट किए जा सकते हैं। फाइनाइट ग्रुप कोई भी आपका है, फाइनाइट ग्रुप कोई भी आपका जी का है, तो इसको देख के, केवल ग्रुप को देख के अगर आपका क्लास इक्वेशन दे दिया जाए 15 इक्वस टू 3 प्लस 7 प्लस समथिंग, तो क्लास इक्वेशन को देख के काफ़ी कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है, और ये चैप्टर कॉन्जुगेट क्लास की जो सीरीज है एंड होते होते आप भी प्रेडिक्शन करने लगोगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें, क्लास इक्वेशन जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। स्टेटमेंट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर किसी भी फाइनाइट ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो आपको निकालने हैं, तो कैसे निकाल सकते हो आप, सेंटर में कितने एलिमेंट्स हैं उनको काउंट कर लो, प्लस सेंटर के अलावा जो बचे एलिमेंट्स हैं जो सेंटर में बिलोंग नहीं कर रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइजर आप लिखिए, और फिर ऑर्डर ऑफ जी
अपॉन ऑर्डर ऑफ एन करिए, जहाँ पे ए कोई पहला एलिमेंट है जो सेंटर में नहीं बिलोंग कर रहा, प्लस ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन करिए, जहाँ पे ए दूसरा एलिमेंट होगा। ऐसे करके आप निकाल सकते हो। हालांकि क्लास इक्वेशन का ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि आप ग्रुप की ऑर्डर निकालिए। ग्रुप का ऑर्डर निकालना क्लास इक्वेशन का पर्पज बिल्कुल नहीं होता है। क्लास इक्वेशन का पर्पज ये होता है कि अगर आपको किसी के लिए क्लास इक्वेशन दे लिख के दे दी जाए किसी ग्रुप की, तो उसको देख के आप ग्रुप के बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हो। ठीक है, तो ये क्लास इक्वेशन है, ये आपको बता रही है कि ग्रुप का ऑर्डर इस तरीके इक्वली लिखा जा सकता है। ग्रुप का ऑर्डर इस तरीके लिखा जा सकता है कि आप सेंटर का ऑर्डर लिख लीजिए, प्लस उन एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइजर आप डिफाइन करिए, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन, ये चीज़ आगे प्रोसीड करिए। समेशन लगा हुआ है जो सेंटर में नहीं है। तो क्लास इक्वेशन का आई होप स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, फिर भी अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही स्टेटमेंट में तो आप कमेंट में लिखेंगे, उसको चीज़ों को क्लियर करा जाएगा। क्लास इक्वेशन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ आपको, ये ग्रुप थियरी का माइलस्टोन है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ग्रुप के करस्पॉन्डिंग क्लास इक्वेशन लिखी है तो उसको देख के ग्रुप के बारे में काफ़ी कुछ प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि वो ग्रुप आपका अबेलियन है, वो ग्रुप साइक्लिक है, वो ग्रुप कैसा है, पूरी बातें बताई जा सकती हैं उसके बारे में। इसलिए क्लास इक्वेशन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी टाइम हो चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रूफ जो क्लास इक्वेशन फाइनाइट ग्रुप थ्योरी का क्लास इक्वेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्रूफ नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए आप स्टेटमेंट को रिवाइज करिए और स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आगे इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है क्लास इक्वेशन का। ये रिजल्ट आपका यूज होने वाला आगे चल के। ठीक है।